हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। उपसंहार। लाल झंडा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। लाल झंडा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं आज तेरी राह पे। इस जहान के सारे नौजवान चल पड़े हैं आज तेरी राह पे। कर रहे हैं वार वार वे जालिमों के किले के द्वार पे। कर रहे हैं वार वार वे जालिमों के किले के द्वार पे। कूच कूच से आ रही सदा एक नया जहां हम बनाएंगे। लाल झंडा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते जाएंगे। गाजियाबाद एक विशाल जिला हुआ करता था। उसमें गाजियाबाद शहर के अलावा लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, बागपत, खेखड़ा, नोएडा, दादरी और हापुड़ जैसे बहुत सारे छोटे बड़े शहर और कस्बे शामिल थे। आने वाले सालों में गाजियाबाद को छोटा कर दिया गया। नोएडा और दादरी को नए बने गौतम बुद्ध नगर जिले में रख दिया गया। बाद में हापुड़ खुद एक स्वतंत्र जिला बन गया। अब गाजियाबाद जिले में दो बड़ी औद्योगिक पट्टियां रह गईं, ट्रोनिका सिटी और साहिबाबाद। साहिबाबाद में भी कई औद्योगिक इलाके हैं। लोनी रोड, राजेंद्र नगर, आनंद विहार, मेरठ रोड, बुलंदशहर, साउथ ऑफ जीटी रोड, साइट 4 वगैरह। गाजियाबाद शहर चारों तरफ औद्योगिक इलाकों से घिरा हुआ है और अपने तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जाना जाता है। शुरुआत में यह जिला इंजन और पंप सेट्स, टेक्सटाइल और चीनी, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक कारखानों और फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता था। 80 के दशक में और उसके बाद गाजियाबाद के औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई और यहां डाबर, हीरो साइकिल, गोदरेज, एटलस साइकिल, कोका कोला, दिल्ली प्रेस, भूषण स्टील और ऐसे ही कई नए कारखाने खुले। इनमें से हीरो साइकिल और अब तो एटलस साइकिल भी बंद हो चुके हैं। गाजियाबाद में दो बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स CEL। C2 और जन्म पर हुए हमले में मारा गया राम बहादुर CEL में ही काम किया करता था। कुल मिलाकर गाजियाबाद में बहुत सारे विशाल कारखाने नहीं हैं। मुख्य रूप से यह मझौले और छोटे उद्योगों वाला शहर है। गाजियाबाद में मजदूर वर्ग पर हमलों का पुराना इतिहास रहा है। हेरिग इंडिया इसका एक उदाहरण है। यह हादसा 1978 में हुआ था। C2 ने भी कई बार इस तरह के हमलों का सामना किया है, क्योंकि यह इस इलाके का सबसे जुझारू ट्रेड यूनियन संगठन रहा है। हेरिग इंडिया की घटना के कुछ साल बाद C2 के जिला सचिव NC पाल की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि यह हत्या उनके ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण हुई थी या इसमें कोई और भी कोण शामिल था। कुछ साल बाद मान नाम के एक और मजदूर की हत्या हुई, वो भी C2 से जुड़ा हुआ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मर्स में काम करने वाले विजय नारायण सिंह की हत्या हुई। 1988 में C2 के स्थानीय नेता हरेंद्र पाल की हत्या कर दी गई। हरेंद्र पाल ने प्रिसिजन मोल्ड्स एंड डाइज में हड़ताल का नेतृत्व किया था
और यहां के मजदूरों ने पुलिस का डटकर मुकाबला किया था। सीटू और जन्म पर जो हमला हुआ वो इंदू प्लाईवुड नाम के छोटे कारखाने के मालिक मुकेश शर्मा की अगुवाई में हुआ था। सफदर की उम्र तब 34 साल की थी। मुकेश शर्मा 26 साल का था। जैसा कई जगह होता है, यहां का प्रॉपर्टी बिजनेस या रियल एस्टेट मार्केट भी तमाम तरह के गुंडों और अपराधियों के लिए शरणगाह बन चुका है। मुकेश शर्मा ने जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों के जरिए अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था और अब पेट्रोल पंप भी चलाने लगा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के संरक्षण और स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारी उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने के जरिए थे। इसी से उसकी गुंडागर्दी का कारोबार बेरोक टोक चल सकता था और चल रहा था। उसका ताऊ गांव का सरपंच था। स्थानीय लोग मुकेश से भय खाते थे, एक तो इस वजह से कि वो खुद गुंडा था और दूसरा इस वजह से कि वो ऐसे परिवार से आता था जिसकी सत्ता और गैर कानूनी कामों की दुनिया में गहरी पकड़ थी। हमले वाले दिन उसके लठैतों में सुरजीत नागर था, जिसको बाद में उसी के रिश्तेदारों ने 50 टुकड़ों में काट कर मार डाला था ताकि उसको एक बोरे में ज्यादा आसानी से ठूंस सके। एक करण सिंह था जो झंडापुर में राशन की दुकान चलाता था। भारतीय विधि व्यवस्था, हमारी इस शानदार औपनिवेशिक विरासत में मिली व्यवस्था को वो बात साबित करने में 14 साल का समय लगा जो पूरी दुनिया उसी दिन जान गई थी जिस दिन यह घटना घटी थी। अदालत ने यह माना कि सभी 14 आरोपी, जिनमें से 2 इस बीच मर चुके थे, वाकई इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। प्रत्येक राजनीतिक हत्या एक सार्वजनिक नजारा होती है, लोगों में डर और दहशत पैदा करने के लिए। सवाल ये उठता है कि इस नजारे का दर्शक कौन है? डॉक्टर दाभोलकर और उनके जैसे दूसरे शहीदों के मामलों में और MF हुसैन जैसे लोगों जिन पर दूसरे तरीकों से हमले किए गए के मामले में पूरा देश अपेक्षित दर्शकों में था। ये हमले इस तरह से अंजाम दिए गए ताकि मीडिया का ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस तरफ खींचा जा सके। इनके जरिए हत्यारे अपने विकृत दृष्टिकोण की तरफ लोगों का ध्यान खींच सकें, साथ ही हमलावर भी खुद को हीरो की तरह पेश कर सकें। मालविका महेश्वरी ने इस बात को अपने अध्ययन में बखूबी दिखाया है। कई बार तो हमलावर हमला करने से पहले ही मीडिया को खबर दे देते हैं और उन्हें तबाही के इस मंजर को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाते हैं। सफदर की हत्या स्थानीय दर्शकों में दहशत पैदा करने के लिए की गई थी। उनके लिए राम बहादुर बस एक कोलैटरल डैमेज से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हत्यारे बहुत देर तक बस्ती में आतंक फैलाते रहे, हवा में गोलियां चलाते रहे, गंदी गंदी गालियां देते रहे, दहशत का एक भौंडा नाच नाचते रहे। सफदर की हत्या एक सुनियोजित हत्या या असैसिनेशन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हत्यारे खास सफदर को ही मारने आए थे। उसकी हत्या एक राजनीतिक हत्या थी। मुकेश शर्मा और उसके भाड़े के गुंडे कोई शैतानी जीनियस नहीं थे। वे सिर्फ चवन्नी छाप गुंडे थे। जमीनों पर कब्जे, वसूली, कालाबाजारी जैसे गैर कानूनी धरातल पर पनप रही अपनी टुच्ची गैर कानूनी रियासत को बचाने में लगे हुए थे। दहशत उनका सबसे बड़ा सिक्का था, इसलिए वे बंदूकें, लाठियां और सरिये लाए थे। उनका निशाना सफदर नहीं था, उनका निशान था मजदूरों का आंदोलन, जो उनकी गैर कानूनी रियासत के लिए एक चुनौती था। लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के। कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के। जुल्म और मौत के खिलाफ आज लड़ने की कसम खा रहे हैं हम। जुल्म और मौत के खिलाफ आज लड़ने की कसम खा रहे हैं हम। विश्व को स्वतंत्र करके जुल्म से शोषण का नाम हम मिटाएंगे। लाल झंडा लेकर कॉमरेड
अमृत आगे बढ़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। लाल झंडा लेकर अमृत आगे बढ़ते जाएंगे। ये वर्ग संघर्ष था। सफदर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने इस वर्ग संघर्ष में अपने आप को अपने कॉमरेड्स और हथियारों के बीच खड़ा कर दिया। उसने अपने आप को खतरे में डाला ताकि दूसरों की जिंदगी बच सके। अगर जन्म की परफॉर्मेंस तय समय के हिसाब से यानी 1 घंटा पहले शुरू हो जाती तो शायद हम उनके हाथ ही नहीं आते। कौन कह सकता है। मगर मजदूर वर्ग के आंदोलन पर हमला तब भी होता, किसी और समय, किसी और जगह पर, किसी और को निशाना बनाता। सफदर की बहादुरी ने कई जिंदगियों को बचाया। इस हमले और सफदर की मृत्यु की खबर जितनी तेजी से चारों तरफ फैली, वो हैरत अंगेज बात थी। ये वो जमाना था जब मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। इनका हमने नाम भी नहीं सुना था। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सदमे में न मैं शोक मना सकता था और न ही अपनी क्षणिक अल्पाकारी शोहरत से खुश या भयभीत हो सकता था। देश भर में विरोध हो रहे थे। शहरों, गांव और कस्बों से इस हत्या के खिलाफ विरोध की खबरें आ रही थीं। इसका एक कारण यह भी था कि सफदर के निजी संपर्कों और दोस्तियों का दायरा बहुत बड़ा था, जो उसने कमोबेश अनायास मगर समय देकर खड़ा किया था। एक ऐसी कोशिश जिसमें उसे किसी नतीजे की उम्मीद नहीं थी और निजी फायदे का तो सवाल ही नहीं था। सफदर एक कुदरती ऑर्गेनाइजर था। वो नेटवर्कर नहीं था, वो एक कम्युनिस्ट था। एक अलग स्तर पर यह गुस्सा पिछले 1-1.5 दशक के दौरान लगातार जज्ब हो रहे असंतोष का भी परिणाम था। निश्चय ही यह असंतोष आर्थिक मुद्दों पर भी था, मगर पहचान पर आधारित घृणा की विचारधारा के हाथों सामाजिक ताने बाने के लगातार टूटते जाने की वजह से भी लोगों में गुस्सा पनप रहा था। फिर सफदर एक कम्युनिस्ट था और उसकी पार्टी माकपा और उसके जनसंगठन सीटू, एडवा और एसएफआई सफदर की जिंदगी और उसके बलिदान के संदेश को लाखों लोगों तक ले जाने में कामयाब रहे। अंत में इस विरोध का दायरा और दर्जा एक सदमे से भी पैदा हुआ था। सदमा इस बात को लेकर कि भला किसी व्यक्ति को सिर्फ नाटक करने की बिना पर कैसे मारा जा सकता है। इस अर्थ में यह हमारे गणतंत्र के इतिहास में एक नया मोड़ था। यह ऐसा वक्त था जब हम सड़क पर किसी कलाकार की हत्या से दहल उठे थे, और आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां हमारी इंसानियत की धमनियां पथरा गई हैं। महिलाओं के बलात्कार और गरीब, दलितों या मुसलमानों की लिंचिंग पर भी बहुत सारे लोगों की रगों में कोई जुम्बिश नहीं होती। मगर सफदर की जिंदगी और उसकी मौत हमें दिखाती है कि एक और तरह का आक्रोश संभव है। सफदर के नाम और उसकी स्मृति को वैसी ऐतिहासिक पहचान नहीं मिलती अगर इतने सारे कलाकार सहमत के बैनर तले इकट्ठा न होते और सहमत ने भारतीय समाज की बढ़ती बर्बरता पर प्रतिक्रिया देने के रचनात्मक तरीके न ढूंढे होते। सफदर नायकों के रास्ते पर चलते हुए शहीद हुआ और उसका नायकत्व उन हजारों कलाकारों और बुद्धिजीवियों की रचनात्मकता से एक अलग शिखर पर पहुंचा जो कट्टर धार्मिक दक्षिणपंथ के जवाब में एक सेक्युलर काउंटर नैरेटिव रचने के लिए सफदर के नाम पर जुटे थे। सफदर की जिंदगी हमें इस बात का एहसास कराती है कि एक कलाकार इस दुनिया में एक अस्मितावादी उद्देश्य से चिपके बिना भी जी सकता है। वो अपने भीतर पहचानों से परे मानव मुक्ति के सपने का अथक वाहक बन सकता है। मुक्ति का एक ऐसा भव्य और निस्सीम स्वप्न जिसमें हमारी धरती पर बसने वाले सारे जीवों के लिए जगह हो। सफदर के ही शब्दों में, अकबर राजा लाजवाब था, समझ में उसकी आई, या तो दुनिया सबकी है या नहीं किसी की भाई। आभार। अब मैं जानता हूं कि अंग्रेजी शायर शेली ने
इमेजिनिंग दैट विच वी नो के बारे में जो कहा था उसका क्या मतलब है? किसी कहानी को आप जितनी बार भी सुनाते हैं, चाहे वो आपका निजी तजुर्बा क्यों ना हो, वो कल्पना की क्रिया होती है। उसकी बुनावट और बनावट, उसकी भंगिमाएं और बारीकियां जिनके सहारे आप कहानी को कहते हैं, सब कल्पना से बनते हैं। मेरी जगह कोई और होता तो न केवल वो इस कहानी को अलग ढंग से सुनाता, बल्कि 1 दशक या 2 दशक पहले मैं भी इसे अलग ढंग से सुनाता। बेशक किताबें अपने लेखकों के नाम से जानी जाती हैं, मगर वास्तव में हर किताब एक साझा सामूहिक रचना का नतीजा होती है। यह किताब भी कोई अपवाद नहीं है। जननाट्य मंच के बिना यह किताब वजूद में नहीं आ सकती थी। इसका विषय यानी सफदर हाशमी और इसका लेखक यानी मैं सुधन्वा देशपांडे दोनों बुनियादी तौर पर जन्म में अपने कामों और अनुभवों से ही बने हैं। जन्म सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये एक समुदाय है। 1-1.5 दशक पहले मेरे मित्र ब्रिजेंद्र ने उन तमाम लोगों की एक फहरिस्त तैयार करने की कोशिश की थी जो जन्म का हिस्सा रहे हैं। मेरे ख्याल में उस सूची में 500 से ज्यादा लोगों के नाम आए थे और बहुत सारे निश्चित रूप से छूट भी गए होंगे। अगर आज ऐसी कोई फहरिस्त बनाई जाए तो यकीनन उसमें 1000 से ज्यादा लोगों के नाम आएंगे। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस असंभव लगने वाली सूची में आने वाले हर शख्स का नाम लेकर शुक्रिया अदा करता। ऐसा करना असंभव है। सो मैंने सफदर की कहानी सुनाते हुए ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद करने की कोशिश की है जो कभी सफदर के साथ चले थे, उसके साथ काम करते थे। 1970 से 73 के दौरान जो लोग इप्टा के साथ थे और 1973 से 1988 के बीच जन्म के साथ रहे, उन सभी नामी और अनाम लोगों को मेरा सलाम। आप पायनियर्स थे। आपने एक परंपरा की नींव डाली जो पीछे आने वाले मेरे जैसे लोगों के लिए एक विरासत और धरोहर है। लेकिन जन्म के सफर में इससे भी ज्यादा लोग 1989 के बाद शामिल हुए। वो मेरे कॉमरेड, मेरे सहकर्मी, मेरे दोस्त बने। यहां उन सब का नाम दर्ज करना भी असंभव है। इसके बजाय मैं आपसे केवल उन थोड़े से लोगों के नाम साझा कर रहा हूं जो 1988 से जन्म की एग्जीक्यूटिव कमेटी ईसी का हिस्सा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको न केवल जन्म की जनरल बॉडी ने समय समय पर अपनी नुमाइंदगी और नेतृत्व के लायक समझा और चुना, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सांगठनिक काम, खास तौर से कला संगठनों के सांगठनिक काम को अक्सर उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना उसे मिलना चाहिए। लिहाजा यहां जिन लोगों के नाम मैं दे रहा हूं वे ऐसे बहुत सारे लोगों के एवज में हैं जिन्होंने साल दर साल जन्म को अपना समय और अपनी प्रतिभा का योग दिया है। मैं जाती तौर पर इन सब का ऋणी हूं। जन्म की ईसी के सदस्य 1988 से 2019 अभय श्रीवास्तव, आगत शर्मा, ऐश्वर्य कुमार, अनिल कोहली, अर्जुन घोष, अरुण शर्मा, अशोक तिवारी, ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेश, चिराग गर्ग, जोगी, जॉय सेन गुप्ता, जयती रॉय, कैलाश नेगी, करण आहूजा, कौमिता ढांडा, ललित रतन गिरधर, लवलीन मिश्र, मनोज कार्की, मलयश्री हाशमी, नरेश पराशर, नील डोगरा, निधि किंद्रा, प्रवीण वढेरा, प्रियंका मोंगा, राकेश शर्मा, सफदर हाशमी, सानिया हाशमी, सरिता शर्मा, सत्यम तिवारी, शकील खान, शीला, शहला हाशमी गरेवाल, शिखा सेठी, शिवानी चंदर, सोमन, सुभाष त्यागी, उत्तम हलदार, विजय कालिया, विकास, विपुल मयंक और विश्वभानु। मुझे एक और अद्भुत संस्थान लेफ्टवर्ड बुक्स के साथ जुड़े होने का भी फख्र हासिल है। इस प्रकाशन संस्था को शुरू करने प्रकाश करात ने मुझे रिक्रूट किया था, एक ऐसे समय जब मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। यह दिसंबर 1998 की बात है। तब से अब तक मैंने दर्जनों दिलचस्प और गैर मामूली दोस्तों और साथियों के साथ काम किया है। उन सब का धन्यवाद, खास तौर से इसलिए क्योंकि उन्हीं के सहयोग की बदौलत मैं जन्म में अपनी सरगर्मियों को जारी रख पाया हूं। फिलहाल मैं लेफ्टवर्ड बुक्स की मौजूदा टीम का खास तौर से नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुवेंदु मलिक,
जो लेफ्टवर्ड की रीढ़ हैं, मेरे संपादकीय सहयोगी विजय प्रसाद, विनी चौहान और संजय कुंदन, साथ में मनोज कुमार, शाहिद अंसारी और पूर्वाशा सरकार, इन सब का बाहे फैलाकर शुक्रिया। जिन 2 महीनों के दौरान इस किताब के लिए शोध और लेखन में मैं व्यस्त रहा, उस दौरान इन्हीं सारे साथियों की बदौलत मुझे ये भरोसा रहा कि लेफ्टवर्ड दुनिया के काबिल तरीन लोगों के हाथों में है। और प्रियंका ने स्टूडियो सफदर की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, हरदम चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान के साथ। विजय प्रसाद और नजीफ मुल्ला दोनों बेमिसाल संपादक हैं। ये किताब उनके फिक्रमंद निगाहों और मोहब्बत से और भी संवर गई है। इस किताब के मूल अंग्रेजी संस्करण को विनुता माल्या का असाधारण स्पर्श मिला है। उन्होंने इसका जिस बारीकी और लगन से संपादन किया, वो वाकई एक मिसाल है। कई दोस्तों और कॉमरेड्स ने इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा और अपनी राय और सुझाव दिए। ये हैं अनु यादव, ब्रिजेश, दीप्ति महादेव, कौमिता ढांडा, मलेश्री हाशमी, नीरज मलिक, PMS, खुशी गरेवाल, सानिया हाशमी, सत्यम तिवारी, शायोनी मित्र और विनुता माल्या। सभी गजब के पाठक हैं। शहना दस्तूर इस किताब की डिजाइनर हैं। शहना मेरी घनिष्ठ दोस्त हैं और कमाल की डिजाइनर हैं। जब वो अपने कंप्यूटर पर डिजाइनिंग का जादू बिखेरती हैं तो उनके बगल में बैठना ही मेरे लिए एक पाठशाला सा अनुभव हो जाता है। बीते सालों के दौरान उन्होंने लेफ्टवर्ड के लिए बहुत सारी किताबों के कवर बनाए हैं और इस किताब पर भी शहना मेहरबान हुई। सफदर ने माकपा में शामिल होने के लिए मुझसे 1988 में बात की थी। मैं माकपा से जुड़ा उसके जाने के साल भर बाद। उसके बाद से पार्टी ही मेरा चिराग राह रही है। मैंने पार्टी में जो कुछ देखा, अनुभव किया और सीखा है, ये किताब उसी के छोटे से हिस्से को दर्ज करने की एक कोशिश है। ये कठिन परिस्थितियों में हमारे बहुत सारे कॉमरेड्स के मिसालिया और प्रेरक कामों और उपलब्धियों का दस्तावेज है। खासतौर से ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों वाले हिस्से फील्ड में अपने कॉमरेड्स को काम करते देखने पर मिले अनुभवों का एक रोजनामचा है। उन सारे साथियों को लाल सलाम। इस किताब को लिखने के लिए मैंने सबसे ज्यादा अपने बहुत सारे हमसफर कॉमरेड्स, दोस्तों और खुद अपनी यादों का सहारा लिया है। मैंने जिन लोगों के साक्षात्कार लिए हैं उनके नाम हैं आदित्य निगम, ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेश सिंह, बृंदा करात, जोगेंद्र शर्मा, जोगी, जॉय सेन गुप्ता, KM तिवारी, काजल घोष, कमला भसीन, ललित रतन गिरधर, MK रैना, मदन गोपाल सिंह, मलेश्री हाशमी, मुरलीधरन, NK शर्मा, PMS गरेवाल, राजेंद्र और मधु प्रसाद, राकेश शर्मा, रथिन दास, शोहिनी घोष, सीताराम येचुरी, सोहेल हाशमी, सोमन, सुभाष त्यागी, सुबोध वर्मा, विजय कालिया और विश्वजीत प्रधान। उनके अलावा अनुराधा कपूर और माया राव ने नुक्कड़ नाटकों की दुनिया में अपने काम के बारे में बहुत सारी मूल्यवान जानकारियां दी। ज्यादातर साक्षात्कारों को कौमिता ने कमाल की रफ्तार से ट्रांसक्राइब किया। कुछ साक्षात्कारों को नजीफ ने भी ट्रांसक्राइब किया है। शुरुआत में मैंने एक अलग तरह की किताब लिखने के बारे में सोचा था। वो किताब मैं आर्ट अटैक्स की लेखिका मालविका महेश्वरी के साथ मिलकर लिखने वाला था। कई वजहों से ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी मुझे उनके साथ हुई चर्चाओं से बड़ा फायदा हुआ और उन्होंने अपने शोध के दौरान जमा किए गए दस्तावेज मेरे साथ साझा किए। मुझे इस किताब को मौजूदा शक्ल सूरत में लिखने का आइडिया माकपा और सहमत के राजेंद्र प्रसाद राजन के साथ हुई बातचीत से मिला था। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा। न वो मुझे टोकते न ये किताब शक्ल लेती। योगेंद्र दत्त के अनुवाद की क्या तारीफ करूं। उनकी महारत का नतीजा इतने दिनों से आप सुनते आए हैं। बस ये कहूंगा कि उनके साथ इस किताब को हिंदी में लाना एक बेहद सुखद अनुभव था, जिसमें मुझे उतना ही मजा आया जितना सीखने को मिला। यकीनन सफदर को भी उनका अनुवाद पसंद आता। अब कुछ ऐसे हम सफरों का भी जिक्र जिन्होंने खुद अपने आप को इस किताब की रचना प्रक्रिया में हिस्सेदार बना लिया और अपनी सहृदयता से हमें लाजवाब कर दिया। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया में इस बात का ऐलान किया कि मैं ये किताब लिखने जा रहा हूं, चेन्नई से
ए मंगई ने मुझसे खुद संपर्क किया और पूछा कि क्या वो इसका तमिल में अनुवाद कर सकती हैं। जाहिर है मैं खुशी से फूला नहीं समाया, क्योंकि मैं तो दशकों से खुद उनके रंगमंच और उनके लेखन का प्रशंसक रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि कन्नड़ पढ़ने वालों को भी ये किताब अब उपलब्ध है। कन्नड़ नुक्कड़ नाटक आंदोलन के महारथी MG वेंकटेश ने इसका अनुवाद किया है, लेकिन दुख की बात यह कि कुछ ही महीने पहले कोविड की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इस किताब का मराठी अनुवाद शांता गोखले ने किया है। गीता हरिहरन और प्रबीर पुरकायस्थ ने हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया है और कई तरह से अलग अलग वक्त पे मेरी मदद की है। मैं उनका ऋणी हूं। इनके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो महज अपनी मौजूदगी से मेरी कोशिश में ऊर्जा के स्रोत रहे हैं। राना पिछले 2-2.5 दशकों से मेरी जिंदगी में एक अटल उपस्थिति है। इसी तरह माला के माता पिता बाबा और अपर्णा दी, दोनों बाकमाल शख्स मेरे लिए बहुत गहरे मायने रखते हैं। इस किताब को देखते तो वो बहुत खुश होते हैं। मेरी माँ कालिंदी देशपांडे ने अपनी जिंदगी में अलग अलग मौकों पर न जाने क्या क्या किरदार अदा किया। वो होमगार्ड थीं, एक्सपर्ट राइफल शूटर थीं, ट्रेन्ड फायर फाइटर थीं, शायद एकमात्र ऐसी महिला थीं जिन्होंने बंबई की सड़कों पर बेस्ट की डबल डेकर बस चलाई हो। फिर बहुत सी भाषाओं की ज्ञानी थी, मसलन मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, कन्नड़ और गुजराती। बाद के सालों में उन्होंने अपनी PhD के लिए शोध हेतु काम चलाऊ बांग्ला और कोकबोरोक भी सीख ली थी। हालांकि असमय देहांत की वजह से उनकी PhD पूरी नहीं हो पाई। वो शानदार बावर्ची थीं, माली थीं, रंगकर्मी और निर्देशक थीं, लेखक थीं, अनुवादक थीं, नुक्कड़ नाटक कलाकार और नाटक लेखिका थीं, नारीवादी कार्यकर्ता थीं और एक अटल कम्युनिस्ट। इस फहरिस्त में कुछ चीजें निश्चित रूप से छूट गई होंगी, बट यू नो व्हाट आई मीन। मेरे पिता गोविंद देशपांडे, जिन्हें लोग प्यार से गोपू या GPD या GP कहा करते थे, का बायोडेटा मेरी मां के मुकाबले कुछ साधारण सा है। वे केवल अंतर्राष्ट्रीय मामलों और चीनी राजनीति के विशेषज्ञ थे, मराठी के थोड़े बहुत जाने माने नाटककार थे, सांस्कृतिक समालोचक थे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी EPW में वो स्तंभ लिखा करते थे और कई बार उनके दोस्त मजाक में कहा करते थे कि EPW को दरअसल GPW नाम दे देना चाहिए। वो मार्क्सवादी बुद्धिजीवी थे और 2-4 भाषाएं वो भी जानते थे, मसलन मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, संस्कृत और गुजराती। एक बार आई ने मुझसे जन्म में अपने तजुर्बों पर एक किताब लिखने को कहा था। बाबा ने मुझसे एक ही बार जिंदगी में कुछ गुजारिश की और वो ये थी कि मैं अपनी PhD पूरी करूं। आई, काश मैं ये किताब 10 साल पहले लिख लेता। और बाबा, ये रही मेरी PhD। ये किताब आप दोनों को मेरा उपहार है। उसको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मेरी बहन अश्विनी मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। SFI की कार्यकर्ता और परचम की गायिका के तौर पर वही मुझे, व्यंजना से कहूं तो, उंगली पकड़कर एक्टिविज्म की दुनिया में लाई। मुझे जन्म की तरफ धकेलने वाली भी वही थी। ताई मेरी जिंदगी में एक अटल और अविचलित प्रेजेंस रही है। भास्कर के साथ मिलकर उसने अपनी बेटी केतकी के लिए एक खुशहाल और सुरक्षित परिवार की रचना की है। अरे हाँ, केतकी, एक स्मार्ट, तेज तर्रार और ज़हीन लड़की जो जब मुझे मामा कहती है तो अनायास ही सीना फूल जाता है। वही मुझे हिंदी फिल्मों और ऑनलाइन संस्कृतियों की नई दुनियाओं से वाकिफ कराती है, उनकी लंबी सैर पर ले जाती है। और हाँ, वो केक और कुकीज बनाने में भी माहिर है। वैसे भास्कर और अश्विनी भी उम्दा बावर्ची हैं, जिस बात की तस्दीक उनके सारे दोस्त और मेहमान जरूर करेंगे। विजय प्रसाद पिछले 2 दशकों से मेरा दोस्त, कॉमरेड, मेरा जुड़वा भाई रहा है। आमतौर पर वो लिखता है और मैं संपादन करता हूं। इस बार हमने अपनी भूमिकाएं बदल ली हैं। इस किताब को मैंने अपने जहन में न जाने कितनी बार लिखा, लेकिन आखिरकार जब मैं इसे कागज के हवाले कर पाया तो इसके मौजूदा गढ़न, इसका तर्क और इसकी तराश, इसकी शैली और इसकी राजनीति, इस सब पर विजय की कितनी बड़ी छाप है
शायद वो भी नहीं जानता। और माला, जन्म का शानदार आर्काइव कायम रखने में तमाम लोगों के मुकाबले सबसे बड़ा योगदान उसी का है। वैसे तो वो खुद ही एक चलता फिरता आर्काइव है। उसी ने ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे लिखने की फुर्सत मिल पाई और मैं रोजमर्रा की मसरूफियात और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचकर रह पाया। राजनीतिक रंगमंच में मेरा काम और इसके बारे में मेरी समझ असंख्य ढंग से माला की मदद से ही पुख्ता हुई है। इस किताब के लिए मैंने कुछ दफे उसका औपचारिक साक्षात्कार तो लिया, लेकिन सच कहूं तो पिछले 3 दशकों से मैं उसका अनौपचारिक साक्षात्कार ही लेता रहा हूं। वही मेरी सबसे घनिष्ठ दोस्त, हमसफर, कॉमरेड, नेता, मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा रही है। ये किताब और ये पॉडकास्ट माला को मेरा सलाम है। आखिर में एक बात और कहूं, वैसे तो इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड के अंत में क्रेडिट्स हम देते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट बन ही ना पाता अगर मेरे प्रिय दोस्त पाली बड़े प्यार से कुछ जबरदस्ती न करते और मुझे इस माइक के सामने न बिठाते। तो आशीष पालीवाल, तुम्हें सलाम और शुक्रिया। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफ्तर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिज़ाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज़ के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बेयरफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। परचम के गीत लाल झंडा लेकर के मूल बांग्ला के लेखक और संगीतकार हैं दिलीप सेन गुप्ता और हिंदी अनुवाद सफ्तर हाशमी। इस एपिसोड में आवाज़ें सुधन्वा देशपांडे और मैं सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।